Hello everyone, this is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, this is your very first article. Okay. So World Wildlife Day 2021. Okay. World Wildlife Day 2021 के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो डेट देखते हैं, कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द March 3, राइट। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द March 3। ओके, तो इसकी थीम क्या थी? थीम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थीम है फॉरेस्ट्स एंड द लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग द पीपल एंड द प्लेनेट, राइट। आई एम रिपीटिंग दैट थीम क्या है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 की? वो है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, राइट। अब ये जो थीम है ये किसके द्वारा डिसाइड की गई है? इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने क्या किया है, इस थीम को जो है क्या किया है, डिसाइड किया है। तो अभी यहाँ से क्या हो गया है, 3 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 है इसको ऑब्जर्व कौन सी डेट को किया गया, राइट। और दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि थीम जो क्या थी, थीम भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको डिसाइड किसने किया है? तो डिसाइड किसने किया है? यूनाइटेड नेशंस ने किया है। अब इसके जो बैकग्राउंड जानने के लिए हम थोड़ा बहुत जो है बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे, बट इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इफ यू कैन रिमेंबर दैट मच इंफॉर्मेशन इट इज गुड। यदि नहीं कर सकते तो जो जो पॉइंट मैं बोलूंगा वो आपको क्या करना है, सिर्फ वही याद करना है और आगे बढ़ना है, राइट। अभी होता क्या है कि 68th सेशन होता है किसका? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, राइट। कब होता है? 2013 में। और उसमें बेसिकली एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है। उसमें जो है ये जो रिजोल्यूशन बेसिकली डिसाइड किसके द्वारा किया गया था? ये जो रिजोल्यूशन जो है डिसाइड किया गया था थाईलैंड के द्वारा। अब थाईलैंड ने क्या बोला? थाईलैंड ने ये बोला कि सर आप एक काम करो, आप जो है ये जो 3 मार्च है ना इसको आप ऑब्जर्व करो एज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, राइट। आप क्या करो, इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की तरह ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब तो ये प्रपोजल किसका था? थाईलैंड का था। अब जो है इसके बाद क्या किया गया, जो March 3 था इसको चूज किया गया बिकॉज अकॉर्डिंग टू द साइट की हम बात करते हैं तो बेसिकली जो साइट्स है, साइट्स की फुल फॉर्म क्या है? इट इज द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फोना एंड द फ्लोरा, राइट। तो बेसिकली आपको जो है इतनी बड़ी कोई ये डेफिनेशन जो है, ये जो है इतनी बड़ी जो है फुल फॉर्म है, आपको याद नहीं रखनी है, आपको याद इतनी नहीं रखनी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है इसको अडॉप्ट किया फिर बाद में किसने? इसको अडॉप्ट किया साइट्स ने। और जो है कब किया? ऑन द March 3, 1972। और इसका मेन मोटो क्या था कि हमें क्या करना है? वी हैव टू रेज द अवेयरनेस एंड द बेनिफिट ऑफ द फ्लोरा एंड द फोना। हमें जो है लोगों को बताना है कि फ्लोरा जो आपके जो है और फोना है इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये सब के बारे में जो है बात की गई। अब हम साइट्स के यदि थोड़ी बहुत हिस्ट्री के में जानने की कोशिश करें तो बेसिकली साइट जो है कन्वेंशन के द्वारा आई गई। अब जो है इस कन्वेंशन को हम क्या कहते हैं? वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, राइट। और इसका बेसिकली क्या था? एक मल्टीलेटरल ट्रीटी थी जो कि क्या चाहती थी, जो प्रोटेक्ट करना चाहती थी, जो इंडेंजर्ड प्लेनेट और जो एनिमल्स है उनको क्या करना चाहती थी? प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और जो है इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया था? 1963 के अंदर ही रिजोल्यूशन जो है प्रिपेयर कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ये कन्वेंशन जो है साइट्स कब आता है पिक्चर में? इन द 1975। तो आपसे यदि कोई पूछेगा कि जो साइट्स है बेसिकली ये कब पिक्चर में आया है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए 1975, राइट। बस इतना आपको याद रखना है, राइट। अब जो है आगे हरियाणा में एक बहुत ही मतलब अच्छी बात भी कह सकते हैं और बुरी बात भी कह सकते हैं। अच्छी बात कैसे है, बुरी बात कैसे, हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले आप ये न्यूज़ को देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो हरियाणा है, हरियाणा ने अप्रूव कर दिया है एक बिल जिसमें वो क्या करेंगे, जो 75% जो जॉब्स हैं प्राइवेट जॉब्स, यहाँ पे जो फोकस की वर्ड है वो है आपका क्या? प्राइवेट जो जॉब्स हैं ये किसके लिए? जो लोकल पीपल है, जो हरियाणा के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए क्या किया गया है? रिजर्व किया गया है। अब जो गवर्नर है हरियाणा के जिनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्या, इन्होंने बिल को अप्रूव कर दिया है टू क्या करने के लिए? टू रिजर्व द 75% ऑफ द जॉब्स इन द प्राइवेट सेक्टर। किसके लिए? फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट। और पीपल ऑफ द स्टेट मतलब क्या? जो हरियाणा के लोग हैं। अब बेसिकली इससे क्या होगा, ये इट इज अ समथिंग लाइक अ रिजर्वेशन, यस, हाँ, ये एक क्या है? रिजर्वेशन की तरह ही है। और ये क्या करेगी बेसिकली, ये जो है कहीं ना कहीं ट्रस्ट और
ट्रस्ट जो है बिल्डअप करने की जो क्या करेगी, बहुत ही अच्छी कोशिश है इन द सोसाइटी, राइट। अब जो यदि हम बात करते हैं इसके लिए हरियाणा कौन सा बिल लेके आया है, ये बिल लेके आए थे हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020। बेसिकली इसको क्या था कि ये जो है पहले कहाँ पे आया था, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है किसकी, हरियाणा की, उसमें ये बिल आया, इसको पास किया गया, बाद में गवर्नर ने अपना असेंट दिया और ये बिल क्या बन गया, एक एक्ट बन गया, राइट। ये बिल क्या बन गया, एक एक्ट बन गया। और फिर क्या हुआ, ये जब बिल एक्ट बना तो अब जो है इसको हम क्या बोलेंगे, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020। अब इसमें जो है, अब आपको बहुत सारे कंसर्न भी देखेंगे कि सर कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, जस्ट वेट अ मिनट सर, इससे कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी है ये भी तो डिक्रीज हो सकती है। आप ये बोल रहे हो कि हम क्या करेंगे, 75% ऑफ द जॉब रिजर्वेशन, प्राइवेट जॉब रिजर्वेशन दे रहे हैं सिर्फ लोकल पीपल को। फॉर एन एग्जांपल, अब जो है आपको तब याद आएगा आपका आर्टिकल 335, आर्टिकल 335, और आर्टिकल 335 क्या वो कहता है, ये तो यही बात बोलता है ना सर कि आप क्या करो, यदि गवर्नमेंट जो है, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट है, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यदि वो रिजर्वेशन जो है देना चाहते हैं तो देना चाहिए उनको, बट जो रिजर्वेशन होना चाहिए इट शुड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी, राइट। कि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी जो है हैम्पर नहीं होनी चाहिए जब आप क्या कर रहे हो, रिजर्वेशन दे रहे हो। लेकिन सर यहाँ पे तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन इस बिल में ये है कि सर इससे जो है, मान लो 75% जो मेंबर है जो कि क्या आएंगे, जो कि आपके हरियाणा के ही होंगे प्राइवेट कंपनीज में, अब मे बी वो इतनी स्किलफुल ना हो सकता है ना कि उनके पास स्किल इतनी अच्छी ना हो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि कंपनीज को अपना बेनिफिट ना मिले, और कंपनीज को यदि प्रॉफिट नहीं मिलता है, प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिलता है, बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो छोड़ के चली जाती है। और यदि वो छोड़ के चली जाएगी तो क्या होगा सर, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो सर ये कहीं ना कहीं ये बिल जो है सही नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, राइट। अब ये जो सारी की सारी खामियां हैं ये आप तभी समझ पाओगे कि इनको कैसे टैकल किया है हरियाणा की गवर्नमेंट ने, जब आप इस बिल को थोड़ा डिटेल में देखोगे, राइट। तो इस बिल को हम थोड़ा क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो जब क्या किया, जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं किसके, हरियाणा के, जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला, ये जब ये बिल जो है पढ़ रहे थे कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में, तब उन्होंने कुछ चीजों के बारे में मेंशन किया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहले ऐसा बोला गया कि ये जो बिल है ये ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज है उनके अंदर कहीं ना कहीं जो हरियाणा के पीपल है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कौन सी पोस्ट के लिए, सैलरी अप टू द 50,000, मतलब कि क्या ऐसी जो पोस्ट है जहां पे आपको सैलरी लेस देन जो है 50,000 देखने को मिलती है, सिर्फ उन्हीं जॉब्स के ऊपर क्या किया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है। मतलब कि क्या सर, यदि आप जो है हरियाणा के अंदर रहते हो और आपकी सैलरी जो है कि ग्रेटर देन जो है 50,000, फॉर एन एग्जांपल 60,000 यू आर अर्निंग इन द हरियाणा, तो वो जो भले ही बाहर का कोई पर्सन होगा वो भी जो है अर्न कर सकता है, लेकिन आपकी जो पोस्ट होनी चाहिए, आपकी जो डेजिग्नेशन होनी चाहिए, जो आपकी सैलरी होनी चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 50,000। ये पॉइंट क्लियर हुआ। आफ्टर दैट जो है इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि यदि कंपनी को लगता है कि भले ही जो किसी, फॉर एन एग्जाम्पल ए पर्सन है और ए पर्सन की सैलरी है 40,000, अब हमें सर ये पता है कि यदि ए पर्सन की सैलरी 40,000 है तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं इसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिल गया, राइट, कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर। अब सर क्या होगा, अब कंपनी को ये लगता है कि ये 40,000 का जो इंप्लॉय है ये कहीं ना कहीं अच्छा काम नहीं कर रहा, राइट, ये क्या कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये इतना सुटेबल कैंडिडेट है ही नहीं। यदि मेरे पास यदि ये कोई रिजर्वेशन बिल नहीं होता तो मुझे 40,000 में कोई और अच्छा आउटसाइड से आदमी मिल सकता था, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, हायर कर सकती है पीपल फ्रॉम द आउटसाइड। तो कहीं ना कहीं इसमें एक विंडो, ओपन विंडो रखी है फॉर द प्राइवेट कंपनीज कि सर यदि आपको ये लग रहा है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी हैम्पर हो रही है तो आपको और कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, आप जो है बाहर से भी हायर कर सकते हो, राइट। ये प्रोविजन रखे गए। अब ऐसा भी बोला गया है, यदि हम इस बिल की माने, कि कोई भी कंपनीज है उसको रजिस्टर करनी पड़ेगी सारी की सारी किसकी, डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय जो कि 50,000 की सैलरी या उससे कम जो है सैलरी ले रहा है, राइट। यदि ऐसा कुछ होता है, फिर कंपनी फेल हो जाती है ये सब करने में, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो भी सुटेबल पेनल्टीज होंगी वो क्या होगा, वो कंपनीज के ऊपर चुपचाप करके इंपोज कर दी जाएगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ये जो हरियाणा में बिल आया है, जहां पे क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है 75% ऑफ द प्राइवेट जॉब्स फॉर द लोकल। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। जो भी आपका डाउट होगा, यू कैन राइट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। ओके, बढ़ते हैं हम आगे।
अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड आर्टिकल के ऊपर, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अमेंड किया है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अमेंड किया है इंश्योरेंस अम्बुड्समैन रूल 2017। पहले ये पता होना चाहिए आपको ये अम्बुड्समैन होते कौन है, उसके बाद ही आप इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ भी पाओगे। तो सबसे पहले हम अम्बुड्समैन की बात करते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक ऑफिशियल होता है जिसको जो है अपॉइंट किया जाता है। काम क्या होता है मीन इसका, कि जो भी आपके पास क्या करते हैं कंप्लेंट आ रही है रिगार्डिंग द सर्विस और द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जो भी कंप्लेंट्स आ रही है आपकी, कहाँ से, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी कंप्लेंट आ रही है रिगार्डिंग सर्विस आ रही है, आप उनको क्या करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे। ये काम किसका होता है, अम्बुड्समैन का होता है। पहले ऐसा होता था कि जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर्स हैं और जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, बेसिकली उन्हीं में अम्बुड्समैन को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अब जो है ऐसा भी बोला गया है कि यदि प्राइवेट कोई कंपनी अम्बुड्समैन को क्या करना चाहती है, अपॉइंट करना चाहती है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसे ही जो इंडिया की क्या है, इंडिया की इंश्योरेंस जो कंपनीज है वो भी क्या कर सकती है, वो भी जो है अम्बुड्समैन अपॉइंट कर सकती है। अब इसीलिए बेसिकली क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस अम्बुड्समैन बिल जो रूल जो था 2017 में लेके आए थे, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, राइट। ये हम अब समझने की कोशिश करेंगे। आई होप ये आपका जो बैकग्राउंड है वो अब क्लियर हो चुका है। अम्बुड्समैन का बेसिकली क्या होगा, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होगा जो कि क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कंप्लेंट किससे रिलेटेड, जो सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी कंप्लेंट्स आएंगी उनको क्या करेगा, ये देखेगा। अब देखते हैं हुआ क्या है अमेंडमेंट में बेसिकली जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने अमेंड किया है इंश्योरेंस अम्बुड्समैन रूल 2017, ठीक है। अब बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सर जरूरत हमें क्या पड़ेगी ये सब करने की, तो गवर्नमेंट को ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, जो इंश्योरेंस अम्बुड्समैन मैकेनिज्म है, हमें कहीं ना कहीं नाउ द टाइम हैज बीन कम, जब हमें इसकी जो वर्किंग है इसको क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, राइट। अब क्या होगा, ये जो बिल है बेसिकली अब जो क्या किया गया है, ये जो जितनी भी मॉडिफिकेशन है ये क्या करेगा कि जो रिजोल्यूशन ऑफ द कंप्लेंट्स, ठीक है, क्या होगा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में सर रिजॉल्व हो जाएंगी। पहले क्या होता था, पहले जो है आपके पास जो है अम्बुड्समैन के पास क्या आ रही है सर, कोई कंप्लेंट आ रही है तो वो 1-2 साल ले लेता था वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो आपकी 1 या 2 दिन में हो सकती थी, राइट। तो बेसिकली अब गवर्नमेंट इसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है कि क्या करेंगे, जो भी अम्बुड्समैन के पास कंप्लेंट्स आ रही है उसको वो क्या करे, विद इन अ टाइम बाउंड मैनर में क्या करें, उसको जो है सॉल्व करे, ताकि जो है क्या करें, जो एफिशिएंसी है, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी है किसी भी कंपनी की, और जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, राइट। अब जो है, अब ऐसे कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं अब हम बहुत डिटेल में देखेंगे, जो आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, राइट। अब सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट्स थे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है स्ट्रेंथन किया क्या, स्कोप ऑफ द कंप्लेंट्स, ठीक है। स्कोप ऑफ द कंप्लेंट मतलब कि क्या, कि जो एरिया था कंप्लेंट का, उसको थोड़ा क्या कर दिया गया, वाइड क्लियर कर दिया गया। मतलब कि क्या, पहले थोड़े कम एस्पेक्ट आते थे। फॉर एन एग्जांपल अभी मैं बोल रहा हूं कि पहले जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है कोई कंप्लेंट आती थी, सर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कैसे, कि कोई अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, ये सब कुछ, राइट। अब जो है इन्होंने स्कोप बढ़ा दिया गया है। अब फॉर एन एग्जांपल अब क्या बोलेंगे कि करप्शन भी इसके अंडर आएगा, करप्शन भी क्या होगा, इसके अंडर आएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो गया, इन्होंने स्ट्रेंथन किया है कि जो स्कोप ऑफ द कंप्लेंट है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहां पे भी ये आ गई है कि अब स्कोप और कैसे इन्होंने इंक्रीज किया है कि जो है डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट्स टू द डेफिशिएंसीज इन द सर्विस, ये सर्विसेज के अंदर जो है कोई कमी है उसकी वजह से जो है डिस्प्यूट है, तो ये भी बेसिकली कौन देख सकता है, अम्बुड्समैन देख सकता है। और जो इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं, पहले ये क्या होते थे, पहले आउटसाइड होते थे अम्बुड्समैन मैकेनिज्म के, अब कहीं ना कहीं ये भी किसके सुपरविजन के अंडर आ गए हैं, ये जो है आपके अम्बुड्समैन की सुपरविजन के अंडर आ चुके हैं, राइट। अब जो है अम्बुड्समैन को थोड़ी बहुत पावर भी दे दी गई। सर क्या पावर है कि ये पास कर सकता है, पास द ऑर्डर आल्सो अगेंस्ट द इंश्योरेंस ब्रोकर। ऑर्डर मतलब कि क्या, उनको जो है कोई पनिशमेंट भी दे सकता है, और जो है क्या कर सकता है, उनको कोई वार्निंग वगैरह भी दे सकता है। अब जो है ऑलरेडी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं कि ये स्ट्रेंथन करेगा कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म को, मतलब कि क्या जल्दी जल्दी जो है कंप्लेंट्स को सुना जाए, और कंप्लेंट्स आप यदि फाइल करना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिकली भी क्या कर सकते हो, ऑनलाइन भी अम्बुड्समैन
ऑम्बुड्समैन के पास अपनी कंप्लेंट को भेज सकते हो, राइट। यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्रिएट किया एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये सर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, बेसिकली यदि हम इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में क्या हो, जो कंप्लेंट्स है ये हम रिजॉल्व करें, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक प्रॉपर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट इज वेल अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि एक क्रिएट किया कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि क्या हो, जो पॉलिसी होल्डर है ये क्या कर सके, ये जो कंप्लेंट्स आपकी ऑनलाइन आई हैं इनको बहुत अच्छे से ट्रैक कर सके कि किसकी प्रोग्रेस कहां तक पहुंची है, ताकि जो है क्या कर सके, एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी बनाई जा सके। उसके बाद जो है यदि ऑम्बुड्समैन बेसिकली क्या कर सकता है, बाय यूजिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये क्या कर सकता है, केसेस को सुन भी सकता है, राइट। तो मतलब कि क्या बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट किए गए हैं ऑम्बुड्समैन के पास कि ताकि वो क्या करें, जल्दी से जल्दी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में जो कंप्लेंट्स हैं उनको सॉल्व करें। यदि कुछ ऐसा होता है कि जो पर्टिकुलर ऑम्बुड्समैन है उसकी कुछ मजबूरी है और वो जो है उसको अपना ऑफिस जो है वेकेट करना पड़ता है, तो उस हालात में भी क्या किया जा सकता है, एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है किसको, ऑम्बुड्समैन को, अनदर ऑम्बुड्समैन को। सर कैसे, फॉर एन एग्जांपल यदि हम यहाँ पे लेते हैं 2 पर्सन है, ये ए है और ये बी है, ये भी ऑम्बुड्समैन है और ये भी ऑम्बुड्समैन है, राइट। ये अलग डिपार्टमेंट देखता है, ये सी डिपार्टमेंट को देखता है और ये जो है डी डिपार्टमेंट को देखता है। अब मान लो कि क्या होगा, ए जो है कहीं ना कहीं इसको कोई मजबूरी है जिसकी वजह से इसका जो है ऑफिस वेकेंट हो जाता है। अब क्या होगा, तो जो डी डिपार्टमेंट की ऑम्बुड्समैन है, मतलब कि क्या, अब बी ही क्या करेगा, डी डिपार्टमेंट की कंप्लेंट्स भी सुनेगा और सी डिपार्टमेंट की कंप्लेंट्स भी सुनेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, राइट। अब जो है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक जो है सिलेक्शन कमेटी भी बनाई जाएगी। अब बेसिकली जो है सिलेक्शन कमेटी का काम क्या होगा, ये बेसिकली इंडिविजुअल का, बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्रिएट किया गया है ऑम्बुड्समैन के ऊपर भी। एक सिलेक्शन कमेटी होगी जो किसी भी इंडिविजुअल का, जो इंडिविजुअल आपका ऑम्बुड्समैन है उसने कितना कंज्यूमर राइट के केसेस को सॉल्व किया है, कितना क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भी बेसिकली क्या किया जाएगा, इसमें देखा जाएगा, राइट। अब इसके बेसिकली क्या किया गया है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई है इंश्योरर की, राइट। बेसिकली इसका काम क्या है, ये ऑम्बुड्समैन मैकेनिज्म को अच्छे से देखेंगे और जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। पहले क्या होता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द इंश्योरर होती थी, अब उसका नामकरण जो है अलग कर दिया गया है, वो होती है काउंसिल फॉर द इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा और ये जो बिल है इसके अंदर क्या अमेंडमेंट हुए हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बेसिकली एक फैक्ट है, ये इन्फॉर्मेशन रख लो, बहुत रेयर होगा आपके एग्जाम में आएगी, लेकिन जो है क्या करना है कि हमें तो बताना पड़ेगा, तो हम बता रहे हैं। ओके, तो बेसिकली बोला क्या गया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आपने नाम सुना ही होगा, राइट। इसने क्या बोला है कि इसने जो है क्लाइमेट की समरी दी है फॉर द विंटर 2021 की ये जो विंटर कैसा गया है। तो इसकी यदि हम जो इसकी रिपोर्ट है इसको थोड़ा सीरियसली ले और इसकी रिपोर्ट की हम जो है यदि डिटेल में देखें, तो इसका ये मानना है कि इस बार का जो विंटर गया है इट वॉज द सेकेंड वार्मेस्ट विंटर, ठीक है, सेकेंड वार्मेस्ट विंटर बिटवीन द जनवरी एंड द फरवरी, राइट। ये इस कब से 1901 में ऐसा विंटर देखा गया था, उसके बाद जो है क्या है, सेकेंड वार्मेस्ट है। तो क्या एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा, बस एक इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के लिए भी थोड़ा इसमें क्वेश्चन बन सकता है। एक है कैच द रेन कैंपेन, ये रिसेंटली लॉन्च किया है। पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये लॉन्च किसने किया भाई साहब, तो ये जो लॉन्च किया गया है नेशनल वाटर मिशन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है और इन्होंने इस कैंपेन को क्या नाम दिया है, कैच द रेन। अब कैच द रेन से आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है बारिश है उसको कैच करने की कोशिश की जाएगी, राइट। तो इसकी जो बेसिकली टैगलाइन है इस कैंपेन की ये क्या है, आप क्या करो, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू कैच द रेन। अब करोगे सर कैसे, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। उसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रेन जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है सुटेबल आप वो बनाने पड़ेंगे। फॉर एन एग्जांपल आपको चेक डैम्स बनानी चाहिए, रूफटॉप्स जो है जो आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो आपको बनाना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनानी चाहिए, ठीक है, डीसिल्टिंग जो है टैंक्स बनाने चाहिए। तो ये सब जो है सारी सारी चीजें करनी चाहिए, राइट। हमें क्या करना है, ये जो कैंपेन है बेसिकली ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इन रिमूविंग द ऑब्स्ट्रक्शंस इन द चैनल। मतलब कि क्या आपको क्या करना है, आपके जो रिवर चैनल है उनमें जो कूड़ा कचरा फंसा हुआ है वो भी साफ करना है ताकि अच्छे से जो वाटर का फ्लो हो सके और रिपेयर करना है स्टेप वेल्स को। अच्छा, तो ये सारे के सारे इसमें क्या किए गए हैं, सारे के सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, राइट।
अब बेसिकली इसमें जो है एम ऑफ द कैंपेन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसका एम यही है कि इनको इंश्योर करना है कि डिस्ट्रिक्ट है उसके पास क्या हो, रूफ टॉप जो है क्या हो जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम रेन को हम क्या कर सके, गैदर कर सके, राइट। और जो है बेसिकली ये हेल्प करेगी इन इंप्रूविंग द सॉइल मॉइस्चर आल्सो एंड राइजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि हमारा जो है मॉनसून फेड जो है हमारी क्या है कि एग्रीकल्चर है, तो हमने यदि पानी स्टोर किया होगा तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, हेल्प करेगा, हमारे जो एग्रीकल्चर जो सॉइल का मॉइस्चर है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज के ऊपर, जिसमें क्या बोला जा रहा है, विप्रो ने रिसेंटली ज्वाइन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म को। इनका ये मानना है कि रेशियल जस्टिस इन द बिजनेस, राइट। बेसिकली आपने बहुत बार ये देखा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द रेस बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो विप्रो को जो ऐसा लगा कि उन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म के साथ, और इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, रेशियल जस्टिस इन द बिजनेस, राइट। अब जो है इसमें बेसिकली क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं क्रॉस पॉलिनेटिंग आइडियाज, मतलब कि क्या जो डिफरेंट जो रेस के लोग हैं बेसिकली दे कैन कम टुगेदर और वो हेल्प कर सकते हैं इन द डेवलपिंग द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट। अब जो है ये बेसिकली क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा कल्चर ऑफ द इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर द पीपल कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट रेशियल बैकग्राउंड्स एट द वर्क प्लेस, राइट। ये कहीं ना कहीं जो है ये जो अकाउंटेबिलिटी जो है कंपनी की होगी कि उनकी कंपनी में ऐसा कुछ भी जो है रेशियल प्रैक्टिस ना हो, राइट। यदि हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म की बात करते हैं तो बेसिकली एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसको फाउंड किया गया था 1971 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज के ऊपर, जिसमें बोला जा रहा है स्वच्छता सारथी फेलोशिप रिसेंटली जो है क्या हुआ है, लॉन्च किया है। तो ये बेसिकली है क्या, जो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छता सारथी फेलोशिप, ठीक है, अंडर द वेस्ट टू वेल्थ मिशन। जो वेस्ट टू वेल्थ मिशन है इसके अंडर ही क्या है, ये जो आपका है स्वच्छता सारथी फेलोशिप, इसको जो है क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अब सर ये स्वच्छता सारथी फेलोशिप है क्या, ये बेसिकली एक क्या है, मिशन है जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इनको रिकॉग्नाइज करना है, जो स्टूडेंट है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, कम्युनिटी वर्कर्स है, सैनिटरी वर्कर्स है और म्यूनिसिपल वर्कर्स है, इनको इंगेज करना है इन टैकलिंग द जो आज की डेट में वेस्ट से रिलेटेड जो है, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी है चैलेंजेस है, इन द साइंटिफिक एंड द सस्टेनेबल मैनर। आई होप ये आपको वो समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें अब हमने क्या किया है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले जो है हमें स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना है, तो कैटेगरी ए में बेसिकली कौन आएंगे, 9th से 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट जिन्होंने क्या किया है, वेस्ट मैनेजमेंट में काफी जो है अच्छा काम किया है। इस कैटेगरी बी में आएंगे आपके जो है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च जो कि वेस्ट मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। थर्ड में बेसिकली कौन से आएंगे, आपके एनजीओस आएंगे, कम्युनिटीज आएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप आएंगे, म्यूनिसिपल वर्कर्स आएंगे, सैनिटरी वर्कर आएंगे, जो कि बेसिकली क्या है, जिनका ये काम है, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज के ऊपर, जिसका नाम है व्हाट इज मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। सर ये है क्या, इसको हम कहीं ना कहीं अब अच्छे से जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब हुआ क्या था कि वेस्टर्न रेलवे जोन जो था, ठीक है, आपको ये बताना है जो वेस्टर्न रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऑफ द इंडियन रेलवे हैज इंट्रोड्यूस द मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, MTRC सिस्टम हम जिसको कहते हैं। यदि हम जो है वेस्ट रेलवे की माने तो उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा इन प्रिवेंटिंग द ट्रेन एक्सीडेंट। सर ट्रेन के एक्सीडेंट बहुत बारी हो जाते हैं ड्यू टू द इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो हम कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं वी आर ट्राइंग टू इनहेंस इट, जिसकी वजह से क्या हो, वी विल बी एबल टू प्रिवेंट द ट्रेन एक्सीडेंट्स, राइट। अब उसके बाद बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, ये काफी टेक्नोलॉजिकली एक एडवांस सिस्टम है, काफी इफेक्टिव भी है यदि गवर्नमेंट का हम माने तो, ओके। अब ये बेसिकली सिस्टम क्या करेगा, ये इंस्टेंट और कांस्टेंट इंटरेक्शन करेगा विद द ट्रेन क्रू एंड द स्टेशन मास्टर एज वेल एज द कंट्रोल मास्टर, तभी तो ये जो है ट्रेन के एक्सीडेंट जो है कम हो पाएंगे यदि फास्ट क्या होगा, कम्युनिकेशन होगी, राइट। और कितना मिली सेकेंड है ये आपको याद नहीं रखना है, राइट। अब बेसिकली ये जो ऐसा कोई सिस्टम है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है, और MRTC ये एक्ट करता है एज अ सिमिलर वे, जैसे आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है फॉर द एयर क्राफ्ट के लिए होता है, वैसे ही MRTC किसके लिए है, रेलवे के लिए है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ओके। एंड
वट एवर द यू फील दैट कि आपके लेक्चर में कुछ कमी रह रही है, तो आप जो है अपना फीडबैक जो है कहाँ पे डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। बिकॉज ये जो आपका फीडबैक होगा ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, लेक्चर को बेटर बनाने में और हमारी हेल्प करेगा, और हमें इसी बहाने पर ये भी पता चलेगा कि आप जो है इस लेक्चर के रिगार्डिंग सोचते क्या हैं। ओके, तो कल भी ये लेक्चर सेम आएगा, सेम टाइम पे आएगा। टिल देन थैंक यू।